सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गीतांजलि। तो आज हम लेक्चर 1 का एक्सटेंशन करने वाले हैं। जो लेक्चर 1 में जैसे हमने पढ़ा था कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, कि कैसे यूरोपीय कंपनी हमारे भारत में आई और कौन कौन लोग जो पहले हमारे भारत में आए, जैसे बार्थोलोम्यू डाइस, वास्को डी गामा जो कि कैलिकट कोस्ट पे हमारा आया था। तो आज हम उससे आगे बढ़ने वाले हैं कि फर्स्ट जो कंपनी हमारे भारत में आई वो थी पोर्तुगीज़। वो कहाँ की थी? पुर्तगाल की कंपनी थी। तो उसके कौन कौन गवर्नर थे और कौन कौन उसकी क्या स्ट्रेटजी थी भारत में आने के लिए, तो आज उससे हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाल का गवर्नर, जो पोर्तुगीज़ का गवर्नर था, वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। उसको 1505 में पोर्तुगीज़ के जो किंग थे इन्होंने अपॉइंट किया। क्या कह के भेजा पुर्तगीज़ के किंग ने? देखिए, हमने पिछले वाले लेक्चर्स में ऑलरेडी देख चुके थे कि अरब्स ऑलरेडी हमारे इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे थे, चाइनीज़ ट्रेड कर रहे थे, जापानीज़ ट्रेड कर रहे थे। उनका ऑलरेडी यहाँ पे बहुत अच्छा होल्ड था। अब पोर्तुगीज़ हाई यूरोपीय कंपनी जो कि डिफरेंट आने लगी हैं, तो अब ये क्या डिमांड करेंगी? ये चाहेंगी जो अरब है वो लोग यहाँ से आउट हो जाएं, वो अपना मोनोपोली यहाँ पे स्टैब्लिश कर लें। तो यही पोर्तुगीज़ के गवर्नर कौन थे? फ्रांसिस्को डे अल्मेडा को वहाँ के किंग ने बोलकर भेजा कि तुमको क्या करना है, तुमको जाकर इंडिया में डिस्ट्रॉय करना है मुस्लिम ट्रेड को और कैप्चर करना है ऑर्मुज़ को, एडन को, मलक्का स्ट्रेट को, ताकि वो अपना होल्ड इंडियन ओशन और बाकी जो ओशंस हैं उनमें बना सके। तो क्या बोल के भेजा कि जाओ डिस्ट्रॉय कर दो मुस्लिम के ट्रेड्स वगैरह और जाके अपना कंसोलिडेट करो अपनी ट्रेड। तो ये बोल के भेजा था, ठीक है। और यही जो फ्रांसिस्को डे अल्मेडा है, उन्होंने कौन सी पॉलिसी अपनाई थी? हमारी ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी में क्या था? ब्लू वाटर पॉलिसी में ये था कि पूरे इंडियन ओशन पे अपना ही होल्ड रखो, सारी ट्रेड पे अपना ही होल्ड रखो, जितनी भी ट्रेड हो रही हैं शिप्स के द्वारा पूरा उस पर अपना पोर्तुगीज़ का कंट्रोल रखो, तभी तुम इंडिया पे कैप्चर कर पाओगे, तभी इंडिया पे अच्छे से ट्रेड कर पाओगे और मोनोपोली स्टैब्लिश कर पाओगे। अब हम थोड़ा मैप के आउटलाइन से देख लेते हैं कि जी ऑर्मुज़, मलक्का और ये एडन कहाँ आते हैं। तो ज़रा हम मैप के माध्यम से देखते हैं। अब इस मैप में देखते हैं, ये वर्ल्ड का मैंने थोड़ा आउटलाइन मैप ले लिया जिसमें थोड़ा यूरोप और थोड़ा एशिया आ गया है। तो अब हम इसमें देखते हैं जो ऑर्मुज़ और मलक्का वगैरह कहाँ है। तो ये हमारी गल्फ स्ट्रेट ऑफ ऑर्मुज़ है, ठीक है। ये हमारी गल्फ ऑफ एडन है, ये रेड सी है, गल्फ ऑफ एडन है। ये हमारी मलक्का स्ट्रेट है, ठीक है। तो ये है, इसको वो क्या चाहते थे कि ये सारा ट्रेड किसके थ्रू होता था? सारा ट्रेड इन इधर से अपना ये पूरा ईस्टर्न कोस्ट, अपना जो वेस्टर्न कोस्ट है, सॉरी सारा ट्रेड कहाँ से होता था? जो अपना ये वेस्टर्न कोस्ट से इधर से होता था। तो सारा ट्रेड इस तरीके से जाता था। चाइनीज़ का भी ऐसे ट्रेड जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है। जापानीज़ भी यहाँ पे होल्ड है अपना, उनका वहाँ से ट्रेड हो रहा है। तो ये इनको क्या बोला गया इसके गवर्नर को कि तुम्हें इस पूरे इंडियन ओशन के ये पूरे इस पर कैप्चर करना है, ताकि तुम पूरा ट्रेड, इंडिया का ट्रेड तुम्हारे अंडर कंट्रोल में आ जाए। अदर भी देशों से अगर तुम्हें इनको यूरोप को ट्रेड करना पड़ेगा तो सारा ट्रेड इनके अंडर कंट्रोल में आ जाएगा। तो बस यही था। तो अगर इसी को हम बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, और इसी को हम बोलते हैं कि किस तरीके से उन्होंने डिफरेंट स्टेट को कैप्चर किया और मुस्लिम को, जो कि अरब्स थे, उनको साउडलाइन करने की कोशिश करी। तो ये था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बारे में। तो चलो आगे जो आगे के गवर्नर हैं अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अब जो नए पोर्तुगीज के गवर्नर आए हैं अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, वो आए 1505 से 1515 तक रहे, ठीक है। तो ये 1505 से 1515 तक रहे। जैसे कि हमने देखा कि हमारे पिछले जो
फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे, उनका विज़न था कि वो ब्लू वाटर पॉलिसी स्टैब्लिश करें और एक तरीके का इंडियन ओशन पे होल्ड करें। बट उस चीज़ को इन्होंने हद तक सच करके दिखाया। इसी के लिए इनको कहा जाता है ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज़ एम्पायर इन इंडिया। इसीलिए इनको रियल फाउंडर कहा जाता है पोर्चुगीज़ एम्पायर का, क्योंकि इन्होंने क्या किया, पोर्चुगीज़ के लिए स्ट्रेटेजिक कंट्रोल कहाँ इंडियन ओशन में स्ट्रेटेजिक कंट्रोल किया। किस तरीके से? बाय इस्टेब्लिशिंग बेसिस टू द एंट्रेंस टू द सी। जैसे कि पहले बोला था, पोर्चुगल के किंग ने ऑलरेडी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा से बोल रखा था कि तुमको पूरे इंडियन ओशन में होल्ड करना है, एडन को, ऑर्मुज को, कल सभी को कैप्चर करके रखना। तो इन्होंने उसको सच करके दिखाया। इन्होंने बेस इस्टेब्लिश किए कहाँ पे? एंट्रेंस टू द सी। जो सी के एंट्रेंस है वहीं से तो माल जाएगा, अगर तुम कुछ ट्रेड कर रहे हो उसी के सी के थ्रू तो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर अपने बेस इस्टेब्लिश किए। कहाँ पे? टू द एंट्रेंस टू, जैसे कि ईस्ट अफ्रीका में, जो ईस्ट अफ्रीका का पूरा कोस्ट है वहाँ पे अपने बेस स्टैब्लिश करिए। ऑफ द रेड सी, जो रेड सी है, ठीक है, उसके बाहर अपने बेस स्टैब्लिश करिए। जैसा कि हमने जो साउथ अफ्रीका का हमने मैप देखा था, तो उसमें जैसा कि हमने अरेबियन पेनिनसुला का मैप देखा था कि जैसे कि ये हमारा ये हमारा अरेबियन पेनिनसुला था, ठीक है, और ये हमारा इंडिया जा रहा था, ठीक है, और यहाँ पे अफ्रीका था। तो ये एरिया है, इसको बोलते हैं रेड सी। तो ऑफ द रेड सी अपने बेस इस्टेब्लिश किए, ठीक है, इन मालाबार एंड मलक्का। मालाबार अपना यहाँ का कोस्ट है, इसको इन मालाबार एंड मलक्का में इन्होंने अपने बेस इस्टेब्लिश किए ताकि वो ट्रेड पे कंट्रोल कर सके। उसके बाद इन्होंने क्या किया, परमिट सिस्टम फॉर अदर शिप्स इंट्रोड्यूस किया कि अगर तुमको इस सी से गुजरना है तो तुम्हें हमसे परमिट लेना पड़ेगा। किस तरीके से गवर्नमेंट अपना कंट्रोल शो करती है? लाइसेंस करके। उसी तरीके से गवर्नमेंट अपना कंट्रोल शो करती है कि हमारा आप पे अधिकार है। उसी तरीके से इन्होंने परमिट सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किया ताकि ये अपना इंडियन ओशन में और अदर जो इतना ट्रेड की जो ऑफ द अपना वेस्टर्न कोस्ट है उसमें पूरा अपना आधिपत्य, जो अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, इनमें अपना आधिपत्य शो करने के लिए क्या किया, अपना कंसोलिडेट करने के लिए ये बोला कि परमिट सिस्टम जो अदर शिप्स आ रही हैं अदर स्टेट से, उनको परमिट लेना पड़ेगा इस ओशन में जाने के लिए, ठीक है। और क्या किया उन्होंने? एक्सरसाइज किया कंट्रोल ओवर मेजर शिप बिल्डिंग सेंटर इन द रीजन। अब तुम आओगे तो किससे आओगे? शिप से तो आओगे। तो जो मेजर जो शिप बिल्डिंग सेंटर्स थे यहाँ पे, उन पे अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया। तो इंडियन ओशन में कंट्रोल हो गया, बेसिस स्टैब्लिश कर लिए और प्लस शिप बिल्डिंग सेंटर्स पे अपना कंट्रोल कर लिया। तो अब क्या पूरे इंडियन ओशन पे इनका ही कंट्रोल हो जाएगा। इसी के लिए पोर्तुगीज़ के पास बहुत पावर थी पूरे इंडियन ओशन पे कंट्रोल करने के लिए। लेकिन आगे चल के क्या होता है वो हम दिखाएंगे किस तरीके से इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी हमारी, इनको साइडलाइन किया। और इन्होंने क्या किया, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने जो गोवा के जो सुल्तान थे, जो बीजापुर के जो सुल्तान थे, जो कि उस अभी का गोवा है अपना, उसको इन्होंने कैप्चर कर लिया, उनसे ले एक्वायर कर लिया बीजापुर के सुल्तान से 1510 में। इस तरीके से अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने गोवा को भी अपने अंडर कंट्रोल कर लिया। तो बेसिस है एक अच्छा सा होल्ड उनका बन गया पूरा वेस्टर्न कोस्ट में हमारा। फिर उनका एक वन ऑफ द कहा जाता है कि इन्होंने अबोलिशन ऑफ सती के लिए थोड़ा सा किया और अबोलिशन ऑफ सती भी किया जिस स्टेट में इनका होल्ड था। फिर उन्होंने पोर्चुगीज़ जो मैन थे, देखो कितने चालाक है कि अगर तुम्हें इंडिया में अपना राज्य स्थापित करना है तो तुम्हें लोकल जो लड़कियाँ हैं उनसे शादी करो, जिससे कि यहाँ पे तुम्हारा होल्ड और ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो उन्होंने जो पोर्चुगीज़ के जो मैन आते थे उनसे बोला कि तुम जो लोकल वाइफ्स हैं उनसे मैरिज करो। प्लस इन्होंने क्या किया, गोवा में और नॉर्थ में क्या किया, अपने आप को एज अ विलेज लैंडलॉर्ड स्टैब्लिश कर लिया। उसके तहत ये क्या करते थे, इरिगेशन वर्क लेते थे, वहाँ पे इरिगेशन वर्क लेते थे, वहाँ पे बिल्डिंग रोड बिल्ड्स करते थे, कैनाल्स बिल्ड करते थे। और इन्होंने नए क्रॉप्स इंट्रोड्यूस किए जैसे कि टबैको और कैशू नट।
प्लस इन्होंने जो लार्ज ग्रोव वाला कोकोनट, जैसे जिसके ज़्यादा जो कोकोनट के ऊपर जो लेयर होती है जिससे हमारे यहाँ रस्सियाँ बनती हैं, उसको उन्होंने लार्ज लेयर वाला इंट्रोड्यूस किया ताकि वो अच्छे से कॉइल और फॉइलेज जिससे कि शिप बिल्डिंग में पहले बहुत यूज़ होती थी उसका इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो ये अल्फोंसो डी अल्बुकर्क जो कि हमारे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद आए थे कि वन ऑफ द रियल फाउंडर बोला जाता है। देखिए कितना कुछ किया है इन्होंने पोर्चुगीज़ के लिए। देखो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल बना लिया इंडियन ओशन में, शिप बिल्डिंग सेंटर पे कैप्चर कर लिया हमारे लोकल वाइफ्स को। कि अगर कोई इंसान अगर किसी स्टेट में अपना जाना चाहता है, किसी में कंसोलिडेट करना चाहता है, अपना होल्ड बनाना चाहता है, तो सबसे पहले क्या है, वहाँ की लड़कियों से शादी करो और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाओ जिससे कि ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे तुम। तो ये पोर्चुगीज़ का एक वन ऑफ द नेगेटिव बोल सके या फिर उनकी स्ट्रेटजी बोल सको तो ये उन्होंने किया। और एज अ लैंडलॉर्ड उन्होंने स्टैब्लिश कर ही लिया क्योंकि उन्होंने प्लांटेशन करना चालू कर दिया टैबाको और कैशूनट के। तो ये पोर्चुगीज़ का जो होल्ड था वो तो ये पोर्चुगीज़ का अल्फोंसो डी अल्बुकर्क जो बोलते हैं, जो 1505 से 1515 में थे, उनकी स्ट्रेटजी थी। तो अब नेक्स्ट अपन देखते हैं नीनो डू कोन्हा के बारे में। तो अब कौन आए, पोर्चुगीज़ के गवर्नर नीनो डू कोन्हा, जिन्होंने ऑफिस अज्यूम किया नवंबर 1529। इन्होंने एक साल बाद ही ऑफिस अज्यूम करने के, दैट इज़ अप्रॉक्स 1530 में, जो पोर्चुगीज़ का हेडक्वार्टर था वो कोचिन से गोवा शिफ्ट कर दी। ठीक है, अब इनकी एक कहानी सुनते हैं, कहानी में बहुत मज़ा आता है हमें। तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने एक राजा का मर्डर किया। अब कैसे देखते हैं इन्होंने एक राजा का मर्डर किया, इसके पीछे देखते हैं क्या हुआ। जब बहादुर साहब गुजरात थे, जो बहादुर साहब गुजरात के थे, तो उन्होंने पोर्चुगीज़ से मदद ली क्योंकि हुमायूं ने इनके यहाँ पे आक्रमण कर दिया, मतलब हमला कर दिया। तो पोर्चुगीज़ से मदद ली कि क्योंकि ये ऑलरेडी इतना होल्ड बना चुके थे तो इनकी भी अच्छे सोल्जर्स थे, मतलब बहुत अच्छा उनका होल्ड था। तो बहादुर साहब गुजरात ने इनसे मदद ली, पोर्चुगीज़ के जो गवर्नर थे नीनो डू कोन्हा से इनसे मदद ली। ठीक है, मदद के रूप में इन्होंने क्या दिया, इन्होंने मदद के रूप में जो आइलैंड ऑफ बसीन है उनको दे दिया पोर्चुगीज़ को। बहादुर साहब गुजरात ने कहा कि तुम रखो, इसका रेवेन्यू डिपेंडेंसी सब तुम्हारे पास है, मतलब पूरा इनको ही दे दिया। ठीक है, इनको दे दिया। अब क्या हुआ कि 1536 में हुमायूं वापस चले गए गुजरात से। तो अब जो वहाँ के लोग थे वो इनके जो पोर्चुगीज़ के ख़िलाफ़ कॉन्फ्लिक्ट करने लगे, विद्रोह करने लगे। तो राजा को भी देख के क्या लगेगा, तो राजा ने बोला कि एक काम करो, कुछ लोग यहाँ रहना चाहते हैं, कुछ लोग इधर रहना चाहते, तो वॉल ऑफ पार्टीशन डाल लो कि जिससे कि कुछ लोग हमारे पास रहें, कुछ लोग तुम्हारे पास रहें, और जिससे कि लोगों भी खुश रहे। हो ये पोर्चुगीज़ के पास जो किसी के पास मुँह से आए निवाला खींचो तो क्या लगेगा। इन्होंने राजा को बुलाया शिप पे, नौत्या पे, कि आइए आपका डिनर है, आइए शिप पे डिनर करेंगे। नीनो डू कोन्हा ने, बहादुर साहब गुजरात पहुँचे शिप पे डिनर करने के लिए और इन्होंने उनके खंजर घोंप दिया। ठीक है, तो इसके तहत इन्होंने पूरा गुजरात भी का जो बसीन है इनके पास पूरी डिपेंडेंसी आ गई। तो इन्होंने अपने बहादुर साहब गुजरात को मर्डर कर दिया। ठीक है, तो इनको ये बोला जाता है इन्होंने एक का मर्डर किया है। तो इसमें किल्ड हिम ऑन शिप, बहादुर साहब गुजरात को शिप के ऊपर ले जाके मार दिया। उन्होंने क्या किया, ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड पोर्चुगीज़ होल्ड इन बंगाल बाय इस्टेब्लिशिंग पोर्चुगीज नेशनल देयर एंड ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड हुगली एज अ हेडक्वार्टर। इन्होंने क्या किया, अब यहाँ तो रही, बंगाल भी एक तरह का प्रॉस्परस स्टेट था उस समय का अपना। तो इन्होंने क्या किया, बंगाल में भी जो अपने लोग थे उनको स्टैब्लिश किया, वहाँ पे हुगली एज अ हेडक्वार्टर बंगाल में इन्होंने स्टैब्लिश कर दिया। तो ये देख रहे हो इनकी क्या क्या स्ट्रेटजी आ रही है, किस तरीके से पूरी इंडिया पे ये कैप्चर करते जा रहे हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा लेके, मतलब पूरी रोटी नहीं खा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा तोड़ के खा रहे हैं, जिससे पूरी रोटी इनकी खप जाएगी, मतलब इंडिया इनके पास पूरा आ जाएगा। लेकिन ये क्या होता है इनके साथ भी तो देखेंगे आगे चल के। तो इस तरीके से अब पोर्तुगीज़ के पास कौन कौन से स्टेट्स आ चुके हैं, पोर्तुगीज़ के पास कौन कौन से एरिया आ चुके हैं पोर्तुगीज़ के पास, तो वो थोड़े एरिया हम राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो पोर्तुगीज़ के पास कोचीन आ चुका है। ठीक है, कैनारकोर आ चुका है, कैलीकट आ चुका है,
थोड़ा सा एरिया इसमें इन्होंने यहाँ पे अपना बेस इस्टेब्लिश किया, मतलब फैक्ट्रीज थोड़ी सी लगाई थी जो कि हमने ज़ेमोरिन्स के टाइम पे आए थे। तो उन्होंने वास्को डी गामा ने को अपने जो वहाँ के ज़ेमोरिन्स थे जो रूल कर रहे थे उन्होंने अलाउ कर दिया था, तो ये वास्को डी गामा ने फैक्ट्री लगाई थी। ठीक है, और फोर्थ उन्होंने जो गोवा ले ही लिया था अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने। ठीक है, बीजापुर सुल्तान से। और फिफ्थ इन्होंने अब इनके पास बसीन भी आ गया। सिक्स्थ इन्होंने हेडक्वार्टर अपना हुगली में भी स्टैब्लिश कर लिया। तो ये पोर्तुगीज़ की हम बोल सकते हैं अब इन एरिया में इनका होल्ड हो चुका है। तो ये थी पुर्तगीज़ के डिफरेंट गवर्नर्स और ये थी उनकी स्ट्रेटजी। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि एज अ पूरा सच पुर्तगीज़ स्टेट की क्या स्ट्रेटजी थी, किस तरीके से ये एडमिनिस्टर कहते थे, किस तरीके से ये अपनी पॉलिसी बनाते थे और क्या क्या इनके डिफरेंट इंडिया में सीन रहे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, इसके पहले का जो वीडियो हमने यूरोपियन कंपनी के आने की मंशा को देखा था कि क्यों वो इंडिया में आए, वो वीडियो का लिंक मैं इस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वो जाके देखिए जिससे कि ये वीडियो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।